नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम पॉइंट बाय हरगोविंद में। और आज की डेट है 9 मई 2020। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं यूपी पीसीएस 2020 प्रीलिम बूस्टर हिंदी में, जिसमें हम द हिंदू और पीआईबी को कवर करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल, मनीषा सिंह को अमरीकी एम्बेसडर बनाया गया है OECD में, उसके बारे में है। तो आपको ये याद रखना है कि हाल ही में किस भारतीय अमरीकी को OECD में अमेरिका का एम्बेसडर बनाया गया है। तो आंसर होगा मनीषा सिंह। आप ये तस्वीर देख रहे हैं मनीषा सिंह की। और हाल ही में एक अन्य अपॉइंटमेंट की गई थी IBRD में। IBRD का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसमें माइकल पिंटो, जो कि अशोक माइकल पिंटो, जो कि भारतीय अमरीकी हैं, उनको भी अमरीकी रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इसमें नियुक्त किया गया था। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हैं, आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। अगला OECD के बारे में हम जान लेते हैं। OECD की स्थापना की गई थी 1961 में। 1961 में इसकी स्थापना की गई थी, जबकि प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हो गए थे 1960 में। OECD का मतलब क्या है? द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। इसको कहते हैं आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। भारत इसका मेंबर नहीं है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत इसका मेंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि यह ऑर्गेनाइजेशन जो है वो विकसित देशों की ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए भारत इसका मेंबर नहीं है। चलते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल हमारा, अधीर रंजन चौधरी को हाल ही में लोक लेखा समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और कांग्रेस के ये नेता हैं। देखो, लोक लेखा समिति में क्या होता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है, उसमें विपक्ष के जो भी लीडर होते हैं लोकसभा में, उनको अध्यक्ष बनाया जाता है। पहले क्या होता था? पहले ये कमेटी काम करती थी स्पीकर की अध्यक्षता में, लोकसभा स्पीकर के अंडर काम करती थी 1967 तक। और 1967 के बाद से क्या हुआ कि विपक्षी दल का जो प्रमुख विपक्षी दल होता है, उसके नेता को ही लोक लेखा समिति में अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया। तो लोक लेखा समिति के बारे में हम कुछ जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट। लोक लेखा समिति जो है भारत सरकार के जो भी खर्च होते हैं, यानी जो एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का, उनकी लेखा परीक्षा करती है। जो कैग रिपोर्ट देता है ना, कैग कैग की रिपोर्ट को जांच करती है लोक लेखा समिति। ठीक है, कैग क्या करता है? ऑडिट करता है, और उस रिपोर्ट को वह देता है संसद में। जब संसद में उसको रखा जाता है तो जांच की जाती है हमारी लोक लेखा समिति के द्वारा। इसकी स्थापना की गई थी 1921 में, और जो कि 1919 के अधिनियम के द्वारा, 1919 का अधिनियम जो था, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार, उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1921 में। इसमें सदस्यों की संख्या होती है 22, जिसमें 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। ठीक है, उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि सत्तारूढ़ दल से इसका अध्यक्ष 1967 से नहीं होता है। पहले सत्तारूढ़ दल से ही इसका अध्यक्ष होता था, लेकिन अब जो है विपक्ष के दल के नेता को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। चलते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में आयुष कवच एप्लीकेशन लॉन्च किया है कोविड-19 से लड़ने के लिए। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, उनसे इम्यून पावर किस प्रकार बढ़ती है, उसकी सभी जानकारी इस ऐप पर होगी। कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज या जिनको हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, वो कोविड-19 से लड़ने में हमारी इम्यून पावर को बढ़ा सकते हैं, वह सब जानकारी भी इस ऐप पर उपलब्ध होगी। विभिन्न प्रकार के जो औषधीय प्लांट्स होते हैं ना, मेडिसिनल प्लांट होते हैं, जैसे तुलसी होता है, अदरक होती है, इन सभी के औषधीय गुणों के बारे में भी जानकारी होगी इस एप्लीकेशन पर। उसके बाद एक कबसुरा कुदिनीर एक सिद्धा मेडिसन है, जो कि आयुष कवच में शामिल की गई है। कबसुरा कुदिनीर का मतलब क्या है? यह एक सिद्धा मेडिसन है। जैसे यूनानी होती है, यूनानी मेडिसन, होम्योपैथिक मेडिसन, ये किस प्रकार की मेडिसन? ये परंपरागत चिकित्सा प्रणाली हैं, और इसी प्रकार की एक परंपरागत चिकित्सा प्रणाली होती है सिद्धा मेडिसन। उस सिद्धा मेडिसन में ही कबसुरा कुदिनीर जो है, रेस्पिरेटरी जो हमारे श्वसन संबंधी जो रोग होते हैं, जैसे सर्दी, जुखाम और फ्लू, इन रोगों में ये कामयाब होती है। कहने का मतलब ये, इन रोगों के लिए ये उपयोगी दवा है कबसुरा कुदिनीर। इसमें 15 तत्व पाए जाते हैं, जैसे अदरक, लौंग, अजवाइन। देखो, एग्ज़ाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कबसुरा कुदिनीर रिसेंटली समाचारों में रहा है या न्यूज़ में रहा है, तो ये क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, यह एक परंपरागत सिद्धा मेडिसन है। ठीक है,
चलते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल छोटी सी न्यूज़ है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में वेंकटपुरम गांव में क्या हुआ है कि एलजी का जो एक प्लांट था, पॉलीमर प्लांट, प्लास्टिक पॉलीमर प्लांट था, इसमें स्टायरीन गैस जो है वो लीक हो गई है। तो एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में हुई आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम में जो गैस दुर्घटना हुई थी, गैस लीक दुर्घटना, उसमें कौन सी गैस लीक हुई थी। तो गैस का नाम इम्पॉर्टेंट है, स्टायरीन, ये आपको याद रखना है। जैसे 1984 में जब भोपाल गैस कांड हुआ था, या ट्रेजडी हम कह सकते हैं, भोपाल गैस ट्रेजडी, जो 2 दिसंबर की रात में 2 और 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। इसमें लगभग 4000 के लगभग लोगों की डेथ हो गई थी। और इसमें जो गैस थी उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इस प्रकार जो विशाखापट्टनम गैस ट्रेजडी है, उसकी जो गैस लीक है, गैस लीक जो हुई है, उसका नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में हुई थी भोपाल गैस ट्रेजडी। तो इस प्रकार अभी हमने डिस्कस किया कि एलजी पॉलीमर प्लांट, ये भी गैस प्लांट जो है, इसका नाम भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल हमारा, दिया मिर्ज़ा को यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के तौर पर क्या हुआ है, इनको सद्भावना दूत का इनका जो कार्यकाल है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। 2 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल एक्सटेंड कर दिया गया है, यूनाइटेड नेशन पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि हाल ही में यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का सद्भावना दूत किस भारतीय को नियुक्त किया गया है। तो आंसर होगा दिया मिर्ज़ा। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के बारे में हम जल्दी से जान लेते हैं। इसकी स्थापना की गई थी 1972 में, और इसका हेडक्वार्टर है केन्या नैरोबी में। ठीक है, केन्या नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका जो वर्किंग फंक्शनल एरिया जो होता है वो इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ होता है। हम कह सकते हैं कि पर्यावरण संबंधी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको मॉनिटर और कंट्रोल करता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। चलते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल, अभी हाल ही में इराक ने क्या किया है, इराक ने अपने पूर्व इंटेलिजेंस प्रमुख को, जिनका नाम है मुस्तफ़ा खदीमी, उनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। मुस्तफ़ा खदीमी को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। तो इराक की लोकेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट से काफ़ी सारे मैप बेस्ड क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में, जैसे यूपी पीसीएस एग्ज़ाम हुआ या यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, तो मिडिल ईस्ट तो फेवरेट है यूपीएससी का, वहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है मैप से लगभग हर साल। तो इराक की जो बाउंड्री है वो हम देख लेते हैं। तुर्की से टच होती है, सीरिया से टच होती है, जॉर्डन से टच होती है, और सऊदी अरब से टच होती है। उसके बाद ये है ईरान से टच होती है। यहाँ पर छोटा सा देश आपको दिख रहा होगा, कुवैत से टच होती है। इन देशों से इसकी बाउंड्री टच होती है। आपको याद होना चाहिए कि इराक की बाउंड्री किन किन देशों से टच होती है। जल्दी से एक बार हम देख लेते हैं। तुर्की, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरब, ईरान, कुवैत, इन देशों से इसकी राजधानी बाउंड्री जो है वो टच होती है। और इराक की राजधानी क्या है, बगदाद है। ठीक, चलते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल, भारत सरकार ने अभी हाल ही में वंदे भारत मिशन लॉन्च किया है। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि वंदे भारत मिशन जो है वो किससे संबंधित है। वंदे भारत मिशन में क्या होगा, जो विदेशों में फंसे हुए भारतीय हैं उनको वापस इंडिया लाया जाएगा। जो कोविड-19 के कारण किन्हीं अन्य देशों में फंस गए हैं, उनको भारत लाने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है, वंदे भारत मिशन। लगभग अभी 15,000 14,800 यात्रियों को भारत लाया जाएगा पहले। और इस मिशन का जो संचालन है वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है एयर इंडिया। आप ये तस्वीर देख रहे होंगे, एयर इंडिया की है। एयर इंडिया जो है इस मिशन को ऑपरेट कर रहा है। इससे पहले भी एयर इंडिया ने 1990 में एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन चलाया था। उसका नाम ये आप देख सकते हैं, 1,12,000 लगभग लोगों को कुवैत से एयरलिफ्ट किया गया था। इस एयरलिफ्ट के ऊपर एक फ़िल्म भी बनी है, अक्षय कुमार ने बनाई है, एयरलिफ्ट, देखी होगी आप लोगों ने शायद। वो इसी इंसिडेंट या इसी इवेंट के ऊपर बनाई गई फिल्म है, जिसमें 1,12,000 लोगों को कुवैत से एयरलिफ्ट किया गया था। उसके बाद अगला जो आर्टिकल है हमारा, भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि ग्रामीण इंटरनेट यूज़र जो हैं वो अधिक हो गए हैं शहरी इंटरनेट यूज़र से। अभी हाल ही में इंटरनेट
एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक डेटा रिलीज़ किया गया है। उसमें बताया गया है कि ग्रामीण भारत में 227 मिलियन इंटरनेट यूज़र और शहरी भारत में 205 मिलियन शहरी यूज़र इंटरनेट एक्टिव हैं। तो इस प्रकार पहली बार ये हुआ है भारत के इतिहास में कि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट यूज़रों की संख्या शहरी क्षेत्रों में इंटरनेट यूज़रों की संख्या से अधिक हुई हो। उसके बाद ग्लोबल डेटा के आधार पर हम देख सकते हैं, ग्लोबल डेटा क्या कहता है कि चीन में सबसे ज़्यादा हैं 850 मिलियन एक्टिव यूज़र, भारत में 504 मिलियन एक्टिव यूज़र, सेकंड नंबर पर है भारत, और थर्ड नंबर पर है अमेरिका जिसमें 280 से 300 मिलियन जो है वो एक्टिव इंटरनेट यूज़र हैं। उसके बाद नंबर आता है, अगर परसेंटेज के हिसाब से पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा अमेरिका में अपनी पॉपुलेशन 88% पॉपुलेशन जो है वो इंटरनेट यूज़ करती है। उसके बाद नंबर आता है चीन का, फिर उसके बाद नंबर आता है भारत का 40% जो जनसंख्या है वो इंटरनेट यूज़ करती है। राज्यों की अगर बात की जाए तो यूनियन देखो स्टेट और यूनियन टेरिटरी मिलाकर अगर बात की जाए तो दिल्ली का नंबर पहला है इंटरनेट यूज़ में। उसके बाद नंबर आता है केरल का। अगर केवल स्टेट की बात की जाएगी तो केरल जो है सबसे टॉप मोस्ट इंटरनेट यूज़ करने वाला राज्य है। उसके बाद नंबर आता है हमारा अगला आर्टिकल है कि ईरान ने अभी हाल ही में क्या किया है, अपनी नई मुद्रा लॉन्च की है। क्यों? इन्फ्लेशन से निपटने के लिए नई मुद्रा लॉन्च की गई है जिसका नाम है टोमेन। टोमेन पूछा जा सकता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम में। टोमेन क्या है? तो टोमेन आपको पता होना चाहिए, ये एक करेंसी है, ईरान की न्यू करेंसी है जो कि एक टोमेन बराबर होगा 10,000 रियाल के। एक टोमेन की वैल्यू कितनी होगी? 10,000 रियाल के बराबर होगी। और इससे पहले एक नई मुद्रा और घेरन नाम की एक अन्य मुद्रा चलाई थी ईरान ने जो कि 100 घेरन बराबर क्या है? 100 घेरन बराबर होगा एक टोमेन। ठीक है, तो ये दोनों मुद्राएं घेरन और टोमेन आपको याद रखनी है। वैसे ईरान की मुद्रा जो है वो रियाल है। और ईरान को क्यों ऐसा करना पड़ा? अमेरिका के द्वारा काफ़ी सारे सैंक्शन लगाए गए हैं ईरान के ऊपर जिससे वहाँ महंगाई जो है वो काफ़ी बढ़ गई है, इसीलिए ईरान को अपनी नई करेंसी जारी करनी पड़ी और अमेरिका के मुकाबले लगभग 600% कम हो गई है ईरान की करेंसी। ये आप मैप देख सकते हैं यहाँ पर, ये कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी का जो बाउंड्री है वो लगती है ईरान से। ईरान की बाउंड्री हम देख लेते हैं जल्दी से। तुर्कमेनिस्तान से लगती है, अफ़गानिस्तान से लगती है, पाकिस्तान से लगती है, कुवैत से लगती है, इराक से लगती है, तुर्की से लगती है, आर्मेनिया से लगती है और अज़रबैजान से लगती है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये है पर्सियन गल्फ़, और यहाँ पर ये गल्फ़ ऑफ ओमान, और यहाँ पर है स्टेट ऑफ हार्मुज जो कि पर्सियन गल्फ़ और गल्फ़ ऑफ ओमान को जोड़ती है। और ओमान और ईरान के बीच में है हार्मुज जल संधि जो है वो ईरान और ओमान के बीच में है। चलते हैं आगे। आगे ईरान का फिजिकल मैप है। फिजिकल मैप से संबंधित जल्दी से हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखो सबसे पहले तो आपको जैग्रोस माउंटेन याद रखना है, कहाँ है? ये ईरान में है। उसके बाद एल्ब्रस माउंटेन, ये भी आपको याद रखना है कहाँ है? ईरान में है। उसके बाद दस्ते लुत डिजर्ट जो है, मरुस्थल जो है वो कहाँ है? ईरान में है। और दस्ते कबीर जो है वो भी ईरान में है, ये आपको याद रखना है। बंदर अब्बास शहर भी ईरान में है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजिक लोकेशन है क्योंकि यहाँ पर क्या है? हार्मुज जल संधि, यहीं पर चोक पॉइंट है इसका, मान सकते हैं हम। तो बंदर अब्बास की लोकेशन भी इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल हमारा विश्व रेड क्रॉस दिवस के बारे में है जो कि 8 मई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। देखो रेड क्रॉस दिवस इसलिए मनाया जाता है कि विश्व के हर व्यक्ति के पास ऐड पहुंच सके, मतलब सहायता पहुंच सके। चिकित्सकीय ऐड हो सकती है, वो रिलीफ ऐड हो सकती है। और इस दिवस को मनाया जाता है इंटरनेशनल रेड क्रॉस समिति के द्वारा। देखो इंटरनेशनल रेड क्रॉस समिति के जो संस्थापक थे जिनका नाम था जीन हेनरी डुनेंट, उनको पहला नोबेल पुरस्कार मिला था शांति का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था जीन हेनरी डुनेंट को 1917 में। ठीक है, और हम जान लेते हैं इंटरनेशनल रेड क्रॉस समिति के बारे में। यह एक मानवीय संगठन है और जिसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, और इसकी स्थापना की गई थी 17 फरवरी 1863 को इसकी स्थापना की गई थी, जिसमें और इस अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति को 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, 1917, 1944 और 1963 में। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1917, 1944 और 1963 में इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है इस समिति को 3 बार। वर्तमान में इसके जो महानिदेशक हैं वो ईबेस
डैकोड जो हैं वो इसके महानिदेशक हैं। चलते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल विश्व थैलीसीमिया दिवस के बारे में है, जो कि 8 मई को मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम थी वो थी द डाइनिंग ऑफ न्यू इरा फॉर थैलेसेमिया, थैलेसेमिया के लिए न्यू इरा। उसके बाद टाइम फॉर ए ग्लोबल इफर्ट टू मेक नोबेल थेरेपीजी एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू पेशेंट। देखो इसका मतलब क्या है कि अब समय ऐसा होना चाहिए जो कि थैलेसेमिया की जो थेरेपी होती है वो सभी के लिए एक्सेसिबल हो और अफोर्डेबल हो। एक्सेसिबल का मतलब होता है कि सभी तक इसकी पहुंच हो, और अफोर्डेबल का मतलब होता है कि बहनीय। बहनीय का मतलब होता है कि जो सभी लोग जिसका बहन कर सकें या जिसको प्राप्त करने के लिए, कहने का मतलब ये है कि सस्ती दरों पर उपलब्ध होना। थैलेसीमिया एक प्रकार का आनुवंशिक रोग है जो कि अपने माता पिता से बच्चों में ट्रांसफ़र होता है। थैलेसीमिया के बारे में हमने बताया कि ये एक आनुवंशिक डिसीज़ है। यह तभी हो सकता है जैसे मान लीजिए एक ए और बी पेरेंट्स हैं और उनका बेबी जो है वो सी है, तो अगर ए और बी में से कोई भी थैलेसीमिया से पीड़ित है तो यह सी को भी हो सकता है। उसके अलावा क्या है, जो भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र हैं जैसे इटली है, यूनान है, मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट एशिया और दक्षिण एशियाई लोगों में ये अधिक पाए जाने की संभावना रहती है। इसका जो उपचार है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है और जिसको चेल्सन थेरेपी भी कहते हैं। बच्चों में इसका उपचार कैसे किया जाता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करके इसका उपचार किया जा सकता है बच्चों में। तो चलते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल हमारा बैसाख पूर्णिमा के बारे में है, जो कि 7 मई को मनाई गई थी। और बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो बैसाख पूर्णिमा को हुआ था 563 ईस्वी में। कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। और इनका जो निधन हुआ था वो 483 ईसा पूर्व हुआ था। और बैसाख पूर्णिमा के दिन ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और किस नदी पर हुई थी, निरंजना नदी पर, बोध गया में। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं 563 में इनका जन्म हुआ था। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, इनके बच्चे थे राहुल, और पिता का नाम था शुद्धोधन, और माता का नाम था माया देवी। तो ये हमने ब्रीफ में डिस्कस किया महात्मा बुद्ध के बारे में। और आज की डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।